प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जीआईसी, जीजीआईसी और जो आपकी वैकेंसी आने वाली है पीजीटी टीजीटी का फॉर्म भरा जा रहा था, लेकिन किसी कारण से रोक दिया गया है। तो वो फॉर्म आपका शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। और साथ में आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक की वैकेंसी को ध्यान में रख करके हम लोग पठन पाठ्यन स्टार्ट करने चल रहे हैं, शुरुआत करने चल रहे हैं, श्री गणेश करने चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग, प्यार और पूरी तरह से तत्परता और ध्यान के साथ आप इस क्लास का आनंद लेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह फ्री की क्लास है, यह पूरी तरह से फ्री की क्लास है। आपको प्रैक्टिस पेपर फ्री में दिया जाएगा, क्लासेस फ्री में है, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि फ्री क्लास को फ्री की तरह मत पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। आपको बहुत सारे लाभ यहाँ से होने वाले हैं। प्री के स्ट्रक्चर के बारे में, सिलेबस के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, रणनीति के बारे में सारी जानकारियां हमने अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी है। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हमने एक छोटे से वीडियो में आपको बताया है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर कोशिका विज्ञान, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं अवेलेबल है तो आप हमें 8004109989 पे, चैनल का नंबर है 8004109989 पे, इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। आप टेलीग्राम पे हमें इस नंबर से ज्वाइन कर लेंगे। हम आपको यहाँ पे आपको व्हाट्सअप कर देंगे या आपको टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे पीडीएफ, जहाँ से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें अब। चलिए, हम इस चैप्टर में पढ़ने चल रहे हैं। एनसीईआरटी की क्लास है। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब चर्चा नहीं, अब सिर्फ काम की बातें। तो यहाँ पे कोशिका क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका का समग्र अध्ययन पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को गौर से करते हुए चलेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर आप दावा कर सकते हैं, ठीक है। साइड बुक अलग अलग है। मैं आपको दिखाऊं एक नूतन पब्लिक जिसमें कई 2-3 मिस्टेक मैंने पाया, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है बुक में प्रिंट होने में। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बुक खराब है, बुक बहुत अच्छी है, लेकिन मिस्टेक हो गया है तो हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में वो बात आ जाएगी तो आप गलत कर बैठेंगे। उसे बचाने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना अति आवश्यक है। चूँकि एनसीईआरटी के ऊपर आप दावा कर सकते हैं कि ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए हम इस चीज़ को लिखे हैं। और अगर हम इस चीज़ को लिखें तो हमें इस पर नंबर चाहिए। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप पूरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे फ्री के क्लास की तरह नहीं, बहुत सीरियस होकर के इसे सुनेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे एक सलाह और कर लूँ कि मेरा मानना है कि अगर आप पूरी एनसीईआरटी को याद कर गए, देखिए याद करना संभव नहीं इस एज में, याद मेमोरी तेज नहीं होती, याद नहीं होता, लर्न नहीं होता है, लेकिन समझ तो विकसित हो सकती है। अगर समझ विकसित हो गई तो मैं गारंटी कह रहा हूँ 60% से 70% जो आपका पेपर आएगा वो आपके पेपर इश्यूज मिलेंगे। अगर आप 70% क्वेश्चन कर ले गए तो आपको प्री से कोई रोक भी नहीं पाएगा। मेंस के लिए तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, रिटन एग्जाम है, लेकिन यहाँ से आप इतना पढ़ करके आप अगर खाली यही 2 साल के पूरे कोर्स को पढ़ जाएंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप बड़े आराम से मेंस जा रहे हैं। तो मेंस की तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा, लेकिन अभी गौर से पहले पढ़िए, सुनिए और सभी क्लासेस करिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी धैर्य रखें, उनके लिए भी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों ही आप पाते हैं। आप अपने चारों तरफ जब गौर करते हैं तो आपको 2 तत्व मिलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आप जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग्स आते हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट में सभी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, यानी आपको जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों मिलते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। आपके दिमाग में ये बात आती होगी, हालांकि अब तो आप टीचर हैं तो आप इसका आंसर अच्छी तरह से जानते हैं, बट एक स्टूडेंट लाइफ के लिए प्रश्न है कि जीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, और क्यों हम जीव को जीव कहते, सजीव कहते हैं, और निर्जीव को सजीव या जीव नहीं कहते हैं। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थित एवं अनुपस्थित है। कह रहा है कि इसके लिए हम एक आंसर दे सकते हैं कि जीवन की आधारभूत इकाई जो हमारी जीव कोशिका है, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति, जिसमें उपस्थिति है वो सजीव है और जिसमें अनुपस्थिति है वो क्या है, निर्जीव है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ जाए।
सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं, सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं तथा जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले जीव जिसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे मानव है तो मानव कैसा है, बहुकोशिकीय जीव है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। यानी जिन जीवों में पूरे जीवन को जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरे जीवन भर में एक ही कोशिका पाई जाती है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और ऐसे जीव जिनके जीवन में कोशिका विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, उससे उनमें टिश्यू बनते हैं, आर्गन बनते हैं, आर्गन सिस्टम बनते हैं और एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप इस बात से अवगत हैं, जानते हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, कह रहा है कोशिका क्या है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है। तो आप बताएंगे कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व, यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता है। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कह रहे हैं कि यह एक, आप कह सकते हैं कि कोशिका के लिए जो स्वतंत्र और संरचनात्मक इकाई है, मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वो क्या है, कोशिका होती है। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वो कोशिका होती है। आप इस बात से अवगत हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इनका नाम आप याद रखेंगे, बहुत काम देंगे। ये बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं। वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, यानी जीवाणु का अध्ययन करते हैं। ऐसे शाखा को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। देखिए, एक एक बात को दो तीन बार आप बोलते जाइए, मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको याद होता जाएगा। तो कह रहे थे कि बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, चलिए बोलिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा। आप कहेंगे आपकी भैया आप ये क्या बता रहे हैं, मैंने तो पढ़ा था कि 1664 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने देखा था पहली बार। जी आप सही कहेंगे, लेकिन आगे पढ़िए, आगे मिलेगा, घबराइए मत। पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया, किसने किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, आगे मिले, घबराइए मत, आपके रॉबर्ट हुक भी आएंगे, लेकिन धैर्य रखिए। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन मुझे लग रहा है कि यही है, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। दो खोज आपको मिल गई, एक है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जिसने पहली बार कोशिका को देखा। ठीक है, दो कोशिका को देखा, कोशिका को खोजा नहीं, कोशिका को देखा। पॉइंट को समझने का प्रयास करिए, शब्दों पे गौर जरूर करिए। कोशिका को देखा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में इनमें सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। ठीक है, अब आगे बढ़ें, आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आपके कोर्स में भी कोशिका सिद्धांत शामिल किया गया है। 1838 ईस्वी में जर्मनी के वनस्पत विज्ञान शास्त्री या वनस्पत वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन, दो चीजें याद रखिए, 1838 याद रखिए। ठीक, कह रहा है 1838 ईस्वी में जर्मनी के थे और ये कौन थे, वनस्पत शास्त्री थे, यानी वनस्पत वैज्ञानिक थे। इनका नाम क्या था, मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात किसने पाई, मैथियस स्लाइडेन ने। कब पाई, 1838 ईस्वी में। याद रखेंगे, मैथियस स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में यह पाया कि बहुत सारे पौधे की किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। कोशिकाएं किसका निर्माण कर लेती हैं, ऊतकों का निर्माण कर लेती हैं। मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि पौधे लगातार
वृद्ध करते हैं, पूरी लाइफ वृद्ध करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जिसे हम लोग विभज्योतक ऊतक कहते हैं। विभज्योतक ऊतक का पाया जाना पौधों में जीवन भर वृद्धि करने का रिस्पॉन्सिबल होता है या कारण बनता है। मनुष्य में पौधों में, पहले पौधों की बात कर लें, पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक और दूसरे को कहते हैं परमानेंट ऊतक, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मतलब होता है ऊतक। तो जो कि दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी जो विभज्योतक ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभज्योतक ऊतक, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं कन्वर्ट होकर के किस में जाते रहते हैं, परमानेंट टिश्यू में बदलते रहते हैं। चलें आगे बढ़ जाएं। लगभग इसी समय 1839 ईस्वी में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक मतलब आप जानते हैं कौन सा प्राणी वैज्ञानिक होते हैं, जिसे हम जंतु वैज्ञानिक कहते हैं, या जूलॉजी से जो पढ़े होते हैं, जूलॉजी वाले वैज्ञानिक। ठीक है, प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। क्या पाया कि कोशिकाओं के बाहर, इन्होंने अध्ययन किया और पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्त मिलती है। किसने पाया ऐसा? स्वान ने। किसने पाया? स्वान ने पाया कि पादप के ऊपर एक कोशिका भित्त पाई जाती है, जबकि जंतु के ऊपर क्या पाई जाती है? जीवद्रव्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा जीवद्रव्य झिल्ली किसने देखा था, किसने बताया, तो आप कहेंगे किसने बताया था? प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने बताया था। जबकि पादप कोशिका के ऊपर कोशिका भित्त पाई जाती है, यह बात भी किसने बताई थी? थियोडोर स्वान ने बताई थी। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर के बना होता है। किसने बताया? स्वान ने बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उसके उत्पाद से मिलकर के यानी उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बना होता है। स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपसे पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आप कहेंगे स्लाइडेन और स्वान है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता। जब इनसे ये पूछा गया कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, यानी माफ़ करिएगा एक बस मजाक के लिए, तो इनसे जब ये पूछा गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है, ठीक है, नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, तो वो मुर्गी अंडा वाली कहानी आ गई कि अब ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ कि जो है कोशिकाएं से बने हुए शरीर होती हैं, तो ये नई कोशिका आती कहाँ से, इसके बारे में बताइए। जिसका उत्तर ये लोग नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर थोड़ी सी उंगलियाँ उठी थी, तो असफल रहे और ये उत्तर नहीं दे पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में, रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन के बारे में या कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आपका आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो। वहाँ ये मत कहिएगा कि इन्होंने तो कोशिका के सिद्धांत दिए थे, ये बात मत कहिएगा। वहाँ पे आपका आंसर होगा कोशिका विभाजन के बारे में स्पष्ट किया। देखिए रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने यह भी बताया कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं, पूर्व में पाई जाने वाली कोशिकाएं जब विभाजित करती हैं तो उसी से नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। जिसके लिए उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया जो उनके यहाँ उपयोग की हुआ, तो उसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। आपको इसका सिद्धांत पढ़े होंगे, बहुत बार इस बारे में पढ़े होंगे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नई कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पूछ ले नया कोशिका सिद्धांत है, नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो आप नाम किसका देंगे? रुडोल्फ विर्चो का। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्न प्रकार की है। सभी जीव कोशिका
वह कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। सभी जीव किसके बने हैं? या तो कोशिका के बने हैं या कोशिका के बनाए हुए उत्पाद से बने हुए हैं, यानी कोशिका का जो उत्पाद पाया जाता है उससे बना हुआ है कोई कोशिका, या कोशिका किससे बनी है? तो सभी जीव किसके बने हैं? कोशिका के बने। ठीक है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं वह सभी कोशिकाएं अपने पूर्व में पाई जाने वाली कोशिकाओं से ही निर्मित हुई हैं, यानी एक कोशिका थी तभी दूसरी कोशिका का निर्माण हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब कोशिका का हम लोग करेंगे समग्र अवलोकन और एक एक मुद्दे पे करेंगे चर्चा। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुन रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। आप अपने अटेंशन को बनाए रखें। आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप टीचर हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपके पास टीचर डिग्री है, आपके पास मास्टर डिग्री है, बट मैं सिर्फ आपको भूली हुई चीज़ों को याद दिला रहा हूँ। मैं वो क्या कहते हैं, जो हनुमान जी का बल बढ़ाते थे, मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं जटायु का काम कर रहा हूँ। मैं आप जटायु ने क्या नाम था उनका, तो मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ कि मतलब मैं आपके अंदर छुपे हुए जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपकी कला है, जो आपका कौशल है, जो आपका ज्ञान है, वो किसी व्यस्तता की वजह से आपने इस पे गौर नहीं किया और आपकी प्रबल इच्छा थी, अगर आप मास्टर डिग्री लिए हैं तो आपको शिक्षक बनने की प्रबल इच्छा थी, जिसका सुनहरा अवसर 2021 में आपके सामने खड़ा है, आपके दरवाजे पे खड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका भरपूर प्रयास करेंगे और अपने सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को, अपने चाहत को पूरा जरूर करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, कंसंट्रेट रहिएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पढ़े नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं। बस उन्हें एक बार मेमोराइज करना है, एक बार पढ़ना है, एक दो बार सुनना है, धीरे धीरे याद हो जाएगी सारी चीज़ें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा बहुत स्थिरता से हासिल की जाती है, ये बात याद रखिए। शिक्षा स्थिरता से हासिल की जाती है, शिक्षा चंचलता से हासिल नहीं होती है। शिक्षा हर वक्त स्थिरता से हासिल होती है। तो आप स्थिरता बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आपको सारा ज्ञान आपका फिर से ज्ञान चक्षु में लौट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप बहुत बेहतर करेंगे। चलिए, आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके होंगे। नाइन्थ में आपको ये प्रैक्टिकल के बारे में नाइन्थ की बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसी आधार पे ऐसा बताया जा रहा है कि आप जो है नाइन्थ में प्याज के छिलके वाला जो प्रैक्टिकल करना था उस प्रैक्टिकल में आप देख चुके हैं। घबराइए मत, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। उनकी संरचना का स्मरण करें। ठीक है, जाने दीजिए, कुछ स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्त व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिसमें आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, फिर से यहाँ से आते हैं, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका के भीतर में एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र मिलता है। इस केंद्रक में क्या मिलता है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। किसमें? गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ कौन पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। कह रहा है जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उन कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं जिनमें केंद्रक क्या होता है? नहीं पाया जाता है। सीधे सीधे दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कह रहा है कि इन दोनों कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिससे आप सेमी सॉलिड कहते हैं। जैसे कि जैम होता है, जैम आप देखे होंगे, आप जैम खाते होंगे, या सॉस जो होता है उसी तरह का मिलता है, तो उसे आप कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकी
क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अपक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहा जा रहा है। कह रहा कोशिका के अंदर केंद्रक के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, कुछ जिसके ऊपर झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जैसे अंतःद्रव्यी जालिका जिसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सूत्र कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी कहते हैं, गाल्जी सम्मिश्रण लयनकाय लाइसोसोम कहते हैं व रसधानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कह रहा है कि झिल्ली युक्त कोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। मुझे लगता है कि आपको अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चला जाए आगे, चलिए बढ़ते रहिए। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे आपके कमेंट आते हैं, आपकी लाइक आती है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो उत्साह बढ़ता जाता है। और आप जानते हैं जब व्यक्ति उत्साहित होता है तो अपने दुगने कार्य को कर सकता है। किसी को कार्यक्षम बनाना हो तो उस व्यक्ति के उत्साह वर्धन करिए, उसका उत्साह बढ़ाइए। आपको सिखाया जाता है, जब आप पीजी करते हैं या बीएड करते हैं तो आपको ये बात सिखाई जाती है कि बच्चों के मनोबल को डाउन मत करिए, उसे बढ़ाइए। तो आप हमारे मनोबल को बढ़ाइए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उससे क्या होता है कि इच्छा होती है कि हाँ यार मुझे और काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए, लोग हम पे विश्वास जता रहे हैं तो हम और अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड करेंगे, और अच्छा बेहतर नोट बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, और अच्छी क्लासेस लाएंगे। ठीक है, तो आपके उत्साहवर्धन की आवश्यकता है तो आप सहयोग जरूर करते रहिए। आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी बटन है उसे लाइक कर देना है और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे टिक कर देना है। तो इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाएं। कह रहा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। देखिए आपसे यही पूछा जा सकता है कि वह कौन सा अंगक है, वह कौन सा कोशिकांग है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और गलत होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम बहुत कठिन कठिन चीज़ें पढ़ लेते हैं, छोटी चीज़ें गलत हो जाती हैं। कह रहा है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक, आपको यही कंफ्यूज करेगा कि लिख देगा कि वह ऐसा कौन सा झिल्ली रहित अंगक है, यानी जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जो यूकैरियोट में पाया जाएगा। प्रोकैरियोट का नाम ही नहीं लेगा, नहीं तो आप तो समझ जाएंगे। वो कहेगा कि यूकैरियोट में कौन सा ऐसा अंगक है जिस पे झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसके बारे में बताइए। और आपको टिक करना होगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होने लगेंगे तो आप किसको टिक करेंगे, राइबोसोम को। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि और कहीं कहीं पाए जाते हैं। जैसे वो कहता है ना कि आप तो पुरुष ही नहीं, आप पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष हैं, तो इसी तरह से यहाँ भी है। कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि और कहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हरित लवक में, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, आप जानते हैं। वह सूत्रकणिका के बारे में आपको पढ़ के यहाँ पर थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की नाम आप सुने होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया उसी का हिंदी में नाम सूत्रकणिका होता है। ठीक है, सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका में, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है आपको? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। रफ आप किसे कहते हैं, जिसके ऊपर आप हाथ रगड़ते हैं या हाथ स्लिप कराते हैं तो स्लिप नहीं होता बल्कि रुकता है, रफ होता। खुरदुरा सतह होती है, तो खुरदुरी सतह वाले को उस पर खुरदुरी सतह क्यों होती है राइबोसोम की, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। खुरदुरी सतह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी कारण होती, वहाँ पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यी जालिका की सतह खुरदुरी क्यों होती है, तो आप कहेंगे इसलिए होती है कि वहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जंत कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाएं माप
आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होते हैं। कह रहा कोशिकाएं अगर माप आकार की बात करें, आकार प्रकार की, शेप और साइज की, तो काफ़ी भिन्न होती हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है, सबसे छोटी कोशिका, याद रखिएगा, पॉइंट नोट करिएगा अपनी कॉपी में, सबसे छोटी कोशिका को हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जो कितनी छोटी होती है, 0.3 म्यू माइक्रोन होती है। देखिए बहुत ज़्यादा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, कितनी होती है, लगभग 0.3 म्यू माइक्रोन होती है लगभग। ठीक है, जबकि जीवाणु कोशिका मतलब बैक्टीरिया की कोशिका जो होती है 3 से लेकर के 5 म्यू माइक्रोन तक होती है। ठीक है, पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका, अगर जो सब अलग की गई कोशिका के बारे में बात करें, जो सबसे अलग सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कौन होता है, शुतुरमुर्ग के सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना, 7 माइक्रोमीटर होता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि बहुकोशिकीय जीवधारियों की अगर हम बात करें तो बहुकोशिकीय जीवधारियों में लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है। आपसे ये नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे 7 मिलीमाइक्रोन होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना, 7 माइक्रोमीटर होता है, बता देंगे, भूलेंगे नहीं ना। क्या बताएंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का जो व्यास होता है यानी डायमीटर होता है, कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। याद रखेंगे, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। दोहराते रहिए हमारे साथ। ये बिंबाकार बहुभुजी, बिंबाकार हो सकती हैं, बहुभुजी हो सकती हैं, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह व असमानकृत प्रकार की हो सकती हैं। अलग अलग प्रकार रूप रंग की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप अनेक कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। किसकी, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं का रूप अन्य कोशिकाओं के अनुसार भिन्न हो सकता है। देखिए अगला टॉपिक हमारा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, लेकिन आज हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे, हम लोग इसे नेक्स्ट डे कवर करेंगे। मुझे आपके कमेंट का और मुझे आपके लाइक का इंतज़ार है। अगर 100 लाइक और 100 से ज़्यादा कमेंट होते हैं, 100 लाइक आ जाते हैं और लगभग 30 से 40 कमेंट होते हैं तो क्लास लगातार चलेगी, वरना इस क्लास को डिले करके एक दिन गैप पे चलाया जाएगा। तो आप ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके लिए अगर फ्री की क्लासेस चल रही हैं तो फ्री के अंदाज में अगर आप देखेंगे तो इस क्लासेस को चलाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आप इसे ये मान के देखेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जा रहा है तो ही ये क्लास आपकी रेगुलर होगी। बुरा मत मानिएगा, एक कट सत्य है कि अगर आपके लिए कोई कार्य कर रहा है तो उसका पारिश्रमिक हम आपसे अगर कुछ ले रहे हैं तो सिर्फ एक लाइक और एक शेयर, या शेयर छोड़ दीजिए तो आप एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।